नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल देवी रोड कोटद्वार में कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मेयर शैलेंद्र रावत, स्कूल के निदेशक धीरेन्द्र मोहन रतूड़ी, प्रधानाचार्य दिनेश सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर 1226 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परामर्श दिया और रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा सतत रूप से किए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जन कल्याण के प्रयास सराहनीय हैं। उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने में इस संस्थान का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्पताल उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण और जरूरतमंद जनता के जीवन रेखा बन चुका है। इस प्रकार की सेवाएं न केवल स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ा रही है, बल्कि समाज में सेवा, संवेदना और समर्पण की अनोखी मिसाल भी प्रस्तुत कर रही है। देवेंद्र दास जी महाराज का धन्यवाद करूंगी और निवेदन करना चाहूंगी कि हम चाहेंगे कि एक महिला सम्मेलन हो यहाँ पर, उसे हम कराएंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी कराएंगे, हमारे मेयर साहब कराएंगे और मैं कराऊंगी। और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर हम ना बोले, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे डॉक्टर बोले और डॉक्टर अवेयरनेस महिलाओं के बीच में रहकर डॉक्टर बात करें, सरल भाषा में बात करें और बताएं कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज नहीं है। अगर हम जल्द से जल्द तुरंत और आगे बढ़ेंगे। सैनिक पुत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी काठगोदाम नैनीताल पहुंचे, जहां सीआरपीएफ द्वारा आयोजित पूर्वा अर्धसैनिक सम्मेलन में शिरकत की। इस बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम नैनीताल, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। के बीच में आता हूं तो मुझे अपना सैनिक जीवन भी जो है याद आता है। अभी मैं जब पांडे जी के साथ बैठा था, मैं बता रहा था कि मैं 76 से लेकर 83 तक फौज में था, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। कहते जोशी जी लगते ही नहीं आप तो कहीं से इस टाइम। मैंने यार 40 साल हो गए हैं, 40 साल में क्या लगेगा भाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मुझे ये वाहक दिया है, मैंने उनके सिपाही के रूप में भी और पूर्व सैनिकों के सिपाही के रूप में भी आपकी समस्याओं का समाधान का हमने प्रयास किया है, कोशिश की है। कोठियाल जी से लगातार मेरा संपर्क रहता है और आज नस्लवाद को खत्म करने में और किसी को श्रेय जाता है तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को जाता है। मुझे याद है जब दंतवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया और मैं टीवी में देख रहा था, घोड़ों में उनके शव के टुकड़ों को ले जाया जा रहा था, तो मेरा कलेजा कांप गया। किस बहादुरी के साथ आप ये काम करते हैं। और आज अमित शाह जी के मार्गदर्शन में आपने देश से नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। जो बचे खुचे हैं वो भी समाप्त होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि राष्ट्र के प्रति आज जो आपका योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आपकी कृतनिष्ठा, अनुशासन, बलिदान, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और आज देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो सबसे ज्यादा चिंता करता है हमारे
सैनिकों की अल्पसंख्यकों की करता है। आपने देखा होगा किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा है कि दिवाली मनाने, होली मनाने प्रधानमंत्री जाते हैं तो सैनिक और अल्पसंख्यकों के बीच में जाते हैं। और यही काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, क्योंकि इनके रगों में भी एक सैनिक का खून है। और मुझे याद है जब मैं कुठियाल जी को लेकर सीएम साहब के पास गया तो रात को मुझे सीएम साहब का फोन आ गया, बताओ उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये भाव किसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है तो किसी सैनिक के, क्योंकि मित्रों मैं तो आपका सिपाही हूं और उधर धामी जी का भी सिपाही हूं, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे जाना है मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सरकार आपने नक्सलवाद को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। आप सभी ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ संपूर्ण जीवन भर देश की रक्षा में लगाया है। आपने अपनी सेवा के दौरान देश का चाहे कोई कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, अनेक ऐसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, प्रत्येक मोर्चे पर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आपके अंदर वीरता, अनुशासन और समर्पण के बल पर आपने भारत को मजबूत, सुरक्षित और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और सच में इसके बदले में अगर कोई बात देने की हो तो कुछ दिया नहीं जा सकता, इसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। अगर मैं उसको थोड़ा बदल के कहूं, अब कैसे दे सकते हैं उस जवान के जवानी का कोई बदला चुका सकता है क्या? जो अपने परिवार से दूर रहता है, अपने माता पिता से दूर रहता है, वो कालखंड अगर किसी, अगर हम उसको कहें कि उसका मूल्य चुकाना है तो शायद ये असंभव है। सही कह रहा हूं? आपने भी जो जवानी में जो सीमाओं पर अपना समय लगाया होगा, या गणेश जोशी जी ने 50 साल पहले के जो 76 से 83 तक 7 साल का समय सेना में लगाया, तो समय वापस नहीं आ सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने पूज्य पिताजी को देखा कि हमने बचपन में कभी उनके साथ जो है कोई गतिविधि नहीं करी। हाँ, थोड़े बड़े हुए तो गए तो कभी कभी जैसा जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, बड़ा खाना होता है, बड़े खाने में जरूर सम्मिलित हो जाते थे, बहुत सारी चीजें उसमें मिलती थी, तो एक अपना उसका एक अलग मन में उत्साह रहता था। लेकिन समय कोई लौटा नहीं सकता है, उनकी जवानी की कोई कीमत अदा कर नहीं सकता है। इसलिए सच में आप भले ही रिटायर हो गए हो, आपकी सरकारी सेवा पूरी हो गई हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम और सेवा की भावना आपके अंदर हमेशा बसती है, आपके जीवन के साथ चलती है और वो कभी रिटायर नहीं हो सकती। आप जिस मोर्चे पर भी रहते हैं वहां पर अनुभव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की एक नई मिसाल आप सबके द्वारा कायम होती है। और मेरे पिताजी भी सेना में थे, परंतु रिटायर होने के बाद भी कभी रुकते नहीं थे, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते थे। कई बार मैं कहता भी था उनसे
कि अरे थोड़ा आराम कर लिया करो, कभी रुकना नहीं और न किसी को रुकने देना। और आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं के निवारण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में रितु खंडूरी ने कोटद्वार विधानसभा के प्रबुद्धजनों, व्यापार मंडल, पार्षदों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए डीएम स्वाति भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पंवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, चालक व्यवस्था और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यापार मंडल ने सत्यापन प्रक्रिया और यातायात प्रबंधन को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिस पर अध्यक्ष ने अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में नशे के बदले बढ़ते प्रचलन और बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर पुलिस प्रशासन को अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सारे विभाग के जो अफसर है उसको बुलाया, व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया था, साथ ही साथ वार्ड मेंबर्स हमारे पहुंचे थे। जो भी समस्या है व्यापारियों की चाहे आरटीओ को लेकर के, चाहे जीएसटी को लेकर के, उनकी बातचीत यहाँ पर होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि निवारण हो। फिर सब्जी मंडी के कुछ इशूज थे, ठेले वालों के इशूज थे, पानी का कुछ इशू था, एडीबी का बहुत सीरियस इशू था। तो बहुत अच्छा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। मुझे विश्वास है कि जो गति हम चाह रहे हैं कि चीजों में हो, वो बैठक के बाद चीजों को मिलेगी। ये देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे रेहड़ी वाले, ठेले वाले परेशान हो। वो भी परेशान होते हैं क्योंकि उनको कहीं भगाया जाता है, कहीं भगाया जाता है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम उनको स्पेसिफिक जगह पर बैठा दें या स्पेसिफिक कॉलोनीज का पास बना दें कि आप इस इलाके में इतने ही वार्ड्स में घूम सकते हैं या इन इलाकों में घूम सकते हैं। उससे एक तो हमारे ट्रैफिक को सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ जो रेहड़ी वाले वो भी अननेसेसरीली परेशान नहीं होंगे। तो नगर आयुक्त के माध्यम से माध्यम से कहा जाए तो सत्यापन हो जाए, कितने लोग यहाँ रेहड़ी लगा रहे हैं, कौन ये है जो रेहड़ी चला रहे हैं। कोटद्वार के अगर वो है, एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए जिससे मैनेज करने में आसानी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम प्रतीक जैन ने रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही सेवाओं के साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीएम प्रतीक जैन ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर उनसे अस्पताल प्रबंधन, उपलब्ध सुविधाओं और उपचार व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। लोगों ने आमतौर पर अस्पताल की वर्तमान कार्यप्रणाली और सेवाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता, समयबद्ध सेवाओं और मरीजों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सभी मशीनें और तकनीकी उपकरण हमेशा कार्यशील स्थिति में होने चाहिए। डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि जिले के सभी उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों के अस्पतालों का निरीक्षण किया। सामूहिक निरीक्षण अभियान का उद्देश्य पूरे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करना और कमियों को दूर करने के लिए समन्वय रहते प्रभावी कदम उठाना है। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन शेड्यूल किया गया था। मेनली ये यही चेक करने के लिए था कि सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो उपस्थित है या नहीं, एक जनरल फीडबैक लेने के लिए था। तो यहाँ पे आके हमने पाया कि सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, सारे पेशेंट से भी सभी से इंटरेक्शन किया गया। तो सारे पेशेंट्स भी फेयरली सेटिस्फाइड थे जिस तरह की यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध की जा रही हैं। डॉक्टर से भी उनकी समस्याओं के बारे में बात की गई कि उन्हें काम करने में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्लैग करें। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे सीएमएस साहब भी हैं मेरे साथ निरीक्षण में उपस्थित रहे। तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करी। एक तो यह है कि सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन्स के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए होते हैं वो हमारे पास एक ही टेक्नीशियन है, जबकि थोड़े ज्यादा टेक्नीशियंस होने चाहिए। नॉर्मली 3 शिफ्ट में टेक्नीशियन होने चाहिए ताकि एक पे ज्यादा बर्डन ना आए, और सीटी स्कैन के लिए एक अलग टेक्नीशियन भी होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सीटी स्कैन मशीन जो 2 साल पहले से यहाँ पे आ गई थी लेकिन असेंबल नहीं हो पाई। पिछली बार जब मैंने निरीक्षण किया था तो
क्लियर डायरेक्शंस दिए थे कि मशीन असेंबल हो जानी चाहिए, और हमने देखा कि अब सीटी स्कैन मशीन बहुत प्रॉपर तरीके से असेंबल हो गई है, मशीन भी बहुत अच्छी है, और सब लोग अब यहाँ पे सीटी स्कैन भी करा पा रहे हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग, बट टेक्नीशियन की कमी की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में और जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के मार्गदर्शन में हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने कुल 21 समस्याएं दर्ज कराई। जन सुनवाई के दौरान दर्ज की गई शिकायतों में से 6 जन समस्याओं का मौके पर ही सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया गया, जिससे फरियादियों को तुरंत राहत मिले। शेष 15 समस्याओं को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित कर दिया गया है। तहसील दिवस में दर्ज की गई अधिकांश समस्याएं भूमि विवाद, विद्युत कनेक्शन, राशन कार्ड और सड़क निर्माण से संबंधित थे। अपर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तहसील दिवस में दर्ज हुई समस्याओं का समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट उद्देश्य है को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों के अनुपालन में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। पुलिस ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को देखते हुए मोनिकरेती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीती रात कैलाश क्षेत्र में पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। गश्त के दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया कि कुछ इलाकों में पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। अंधेरे का फायदा उठाकर नशेड़ी तत्व सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण आपराधिक वारदातों की आशंका बनी है। लोगों ने पुलिस को उन क्षेत्रों की जानकारी भी दी जहां असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों से पत्राचार शुरू कर दिया है। मुनिकरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि दिसंबर माह में क्रिसमस और नववर्ष के आयोजनों के चलते क्षेत्र में हजारों पर्यटकों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नशेड़ी तत्वों के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। गश्त के दौरान होटल, रेस्टोरेंट आदि की चेकिंग भी की गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गदरपुर के चकरपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गदरपुर के चकरपुर में हुए एक शादी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक व्यक्ति को खुलेआम हर्ष फायरिंग करते हुए देखा गया, जिससे क्षेत्र में दहशत और कानून व्यवस्था के उल्लंघन का माहौल बना। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्वयं इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लिया और गदरपुर पुलिस को तत्काल जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। एसएसपी के निर्देश पर गदरपुर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गहन छानबीन की और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर गिरफ्तार किया। तो वहीं एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक समारोहों में अवैध हथियारों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। एसएसपी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हर्ष फायरिंग न केवल अवैध है बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती है। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कानून का पालन करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर कटापत्थर क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध खनन करते समय 3 लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ डाकपत्थर पोस्ट के अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर ने बताया कि सेंट्रल कंट्रोल रूम देहरादून के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कटापत्थर के पास नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 3 लोग तेज धारा में फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को तत्काल रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने देखा कि नदी की तेज धारा के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली में 3 लोग फंसे हुए हैं। टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद यमुना नदी में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला। तीनों लोगों की पहचान केदार, मनीष और अनिल के रूप में हुई है।
आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 पेटी शराब, 570 ग्राम चरस और 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों को पुलिस ने धारा 60 और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर सभी तस्करों को जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में सीओ पूर्णिमा गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। शराब तस्करी में गिरफ्तार आरोपी की पहचान विदिता थापा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है, जबकि चरस तस्कर का नाम गजेंद्र निवासी शीशमझाड़ी है। स्मैक तस्कर की पहचान मोनू देवनाथ उर्फ बाटले निवासी मायाकोट के रूप में हुई है। मोनू पहले भी आपराधिक वारदातों को करने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। तस्करों को पकड़ने वाली टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर सुमित चौधरी, विनेश कुमार और दिनेश राणा को इस सफलता पर सीओ ने शाबाशी दी है। देखिए, इसमें ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कल 3 मेजर रिकवरीज हुई हैं। इसमें से एक तो आपकी है अवैध शराब पकड़ी गई है शामपुर चौकी क्षेत्र से, जिसमें 4 पेटी आपकी देसी शराब की बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें एक हमारे को वाहन, एक स्कूटर भी इसमें हमें बरामद हुआ है। इसी क्रम में एक लगभग 6 ग्राम स्मैक भी पुराने रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच इसमें की जा रही है और बाकी इन लोग कहां से लाते हैं, आगे का क्या इनका लिंकेजेस रहता है, उसके बारे में भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी क्रम में कल 567 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है एक व्यक्ति से ट्रांजिट कैंप के पास। इन पहचान की पहचान है कि आपका जो अवैध जिसमें जो चरस करी गई है वो व्यक्ति बता रहे हैं ये शीशमझाड़ी का रहने वाला है और ये लगभग 58 वर्ष का है। बाकी की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसकी जांच गहनता से की जाएगी। इसमें आपका जो स्मैक है वो एक देवनाथ बाटली नाम का आदमी है जो मायाकुंड का रहने वाला, 28 वर्ष का ये व्यक्ति है। जो शराब बरामद की गई है वो आपके शामपुर का रहने वाला व्यक्ति है, 18 वर्ष का है ये लड़का, और इसमें आपकी और जानकारी की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां शहर में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है और देखिए अब भंडाफोड़ हुआ है जहां 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता भी मानी जा रही है और अब यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन शामिल है और इसके साथ ही साथ इनका गिरोह कितना और लंबा है। फिलहाल 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। लगातार शहर में नशे का जो कारोबार था वो चल रहा था और ऐसे में पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, जहां पर 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मानी जा रही है और तीनों ही तस्करों से पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन इनके साथ है और किस तरह से इन कामों को ये अंजाम देते हैं। ऋषिकेश से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नशे के 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से देखिए इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी ऐसे निकलकर सामने आ रहा है और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है काफी दिनों से ये काम कर रहे थे और इस काम को अंजाम दे रहे थे और अब इसका भंडाफोड़ हो गया है, जहां पुलिस ने इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता मानी जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखा रहे हैं जहां नशा तस्करों का भंडाफोड़ हुआ है। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब, स्मैक, चरस आरोपियों से भी बरामद की गई है। तो लगातार इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे, पुलिस दबिश दे रही थी और देखिए अब बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिलते हुए पुलिस को नजर आई, जहां 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर और कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है, किस तरह से ये अपने कामों को अंजाम देते हैं। फिलहाल आपको बता दें पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। लगातार इस तरह के काम को ये अंजाम दे रहे थे, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अब ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां आपको बताते चले कि एमडीडीए एक्शन मोड में
है। और इस बीच आपको बता दें कि एमडीडी के अवैध निर्माणों और प्लॉटिंगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। छरबा में मधुकर जोशी के लगभग 50 से 60 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया गया है ध्वस्त। शिमला बाईपास रोड स्थित शौकीन और जुल्फे के अवैध निर्माणों को सील किया गया है। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देशों पर हुई ध्वस्तीकरण की सीलिंग की कार्रवाई। इसके साथ ही नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, इस बीच विशु तिवारी ने कहा, जहां पर सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान के पालन में नहीं बढ़ती जाएगी ढील। बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लॉटिंग या फिर निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं। प्राधिकरण के साथ जनता की सजगता से रुकेगा अवैध निर्माण। प्राधिकरण शहर के नियोजित विकास के लिए कड़ाई से कर रहा है कार्य। अवैध कॉलोनाइजर, अनाधिकृत निर्माणकर्ता और बिना अनुमति भूमि काटने वालों पर सख्त कार्रवाई रहेगी जारी। वीसी की जनता से अपील, प्लॉटिंग या निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति करे प्राप्त भूखंड या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट या फिर कार्यालय से वैधता को जांचें। अवैध प्लॉटिंग या फिर बिना स्वीकृत निर्माण की एमडीडीए को दे सूचना। मास्टर प्लान के अनुरूप शहर के विकास का लक्ष्य, मोहन सिंह बदिया ने कहा। इसके साथ ही नियम सम्मत निर्माण को प्रोत्साहित और अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाना एमडीडीए की प्राथमिकता। मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर सभी निर्माण गतिविधियों पर रखी जा रही है निगरानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।